नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर। इसका जो भाग 2 होता है, जिसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जीएस वाला पार्ट, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 21 दिसंबर 2017 को जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है और इसके हम जीएस वाले 40 क्वेश्चन जो भी थे उन्हें डिस्कस करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना, ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पे आपको पिक्स के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स के इशू कवर कराए जाते हैं। जितनी भी करंट अफेयर होती है उसको कवर कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे हम वीडियोस के माध्यम से भी और अन्य यूपी बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे जैसे अहम मुद्दों की पिक्स भी शेयर करते हैं, तो उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो किस में है? पुदुचेरी में। ठीक है, और अंडमान निकोबार, दमनदीप और चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है। ठीक है, इन तीनों जगहों पर विधानसभा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्मानों से संबंधित है? यदि आप वातावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाते हैं, तो ये कौन से अध्याय में जुर्मानों से संबंधित है? आईपीसी के कौन से अध्याय में है और जुर्मानों से संबंधित है? तो ये आईपीसी के अध्याय 14 में है। ठीक है, अध्याय 14 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा या से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है? कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्रपति घोषित करता है, राज्य आपातकाल भी राष्ट्रपति घोषित करता है और वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति घोषित करता है। जो तीनों प्रकार के आपातकाल हैं उन्हें राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, PQR सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका कारण क्या है कि इसकी जो तटीय सीमा है वहाँ पे नारियल की खेती होती है, नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं और वहाँ नारियल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से मास्टर दा कहा जाता है किसे? सूर्यसेन को। ठीक है, सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता है, ये इनका उपनाम है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे ये सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? ठीक है, इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? तो देखेंगे, इसका है अनिवार्य दायां मोड़। ठीक है, आपको दाहिने हाथ पर अनिवार्य रूप से मुड़ना है। ठीक है, अनिवार्य रूप का मतलब जब रोड ही मुड़ा हुआ है तो आपको मुड़ना अनिवार्य तो है ही, आगे जाएंगे तो मुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे रास्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब है अनिवार्य दायां मोड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत कर निर्धारण के लिए घर की संपत्ति से आय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? व्यक्तिगत कर निर्धारण के लिए घर की संपत्ति से आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दे रखा है, यदि कोई घर किराए पर नहीं दिया गया है या खुद के कब्जे में नहीं है तो उस पर वह कर लगाया जाएगा, जो तब लगाया जाता है जब संपत्ति को किराए पर दे दिया गया हो। ठीक है, दूसरा क्या है, मालिक जिस वर्ष वास्तव में बकाया भरता है वह उस वित्तीय वर्ष के लिए घर कर के बकाये के लिए कटौती का दावा कर सकता है। ठीक है, तो ये दो कथन दे रखे हैं और ये कथन दोनों ध्यान से पढ़ लिए हैं। इनमें पूछा है कौन से कथन सत्य हैं। तो यदि कोई व्यक्ति घर किराए पर नहीं दिया गया है, किसी का घर है वो किराए पर नहीं देता है या खुद के कब्जे में नहीं है, उसके कब्जे में नहीं हो वो घर, तो उस पर वह कर लगाया जाएगा, जो तब लगाया जाता है जब संपत्ति को किराए पर दे दिया गया होता है। तो उस पर वह कर लगाया जाएगा जो कर जब किराए पर दे दी जाती है संपत्ति, तो जब वो कर लगाया जाएगा। ठीक है, जब कोई संपत्ति आप किराए पर दे देते हो तो जो कर लिया जाता है वही कर उससे लिया जाएगा, जिसने यदि घर किराए पर दे दिया हो या खुद के कब्जे में ना हो उस घर पर। ठीक है, ये है इसका मतलब। अगला कथन है, मालिक जिस वर्ष वास्तव में बकाया भरता है, ठीक है, जिस वर्ष उसने वास्तव में बकाया भरा होगा वह उस वित्तीय वर्ष के लिए घर कर के बकाये के लिए कटौती का दावा कर सकता है। ठीक है, वह उस वर्ष के लिए बकाये के लिए कटौती का दावा कर सकता है। तो ये दोनों ही कथन सही होंगे। ठीक है, ये दोनों कथन सही होंगे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? पुष्यमित्र का पुत्र था। तो ये इसका कौन सा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था। तो ये कौन सा मामला था? तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। क्या था? तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, किस रूप में सामने आया था ये? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2016 में भारत को निम्नलिखित देशों में से किससे अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? एफडीआई सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये उस टाइम का करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो आपको वर्तमान समय का करंट अफेयर क्वेश्चन याद करना है। आपको वर्तमान समय के आंकड़े याद करने हैं कि एफडीआई कौन से देश का सब सर्वाधिक है हमारे देश में। ठीक है, तो ये आप खुद से देख के इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्यांश, ये सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है, में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था? हंसा मेहता। ठीक है, जो ऊपर कथन दे रखा है सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, ठीक है, इसको बदला किसने? सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है। तो पुरुषों और मनुष्यों, पुरुषों को बदल के क्या कर दिया गया? मनुष्यों कर दिया गया। और ये किसने चेंज किया था? हंसा मेहता ने। ठीक है, ये हंसा मेहता ने चेंज किया था। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा, ठीक है, जो मानव अधिकार हैं उनकी जो सार्वभौमिक घोषणा है उसमें सभी पुरुषों था और बाद में उसे सभी मनुष्यों कर दिया गया। तो ऑप्शन बी सही होगा, हंसा मेहता। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उस प्रक्षेपण वाहन का नाम क्या है जिसने एक ही प्रक्षेपण में सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए थे? तो PSLV-C-37, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस समय के जो भी उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं, जो भी मिशन लॉन्च किए गए हैं, आप उन्हें आराम से अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, उन्हें आराम से तैयार करके जाइएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाता है? ये मूल विधि का क्वेश्चन है। तो बलवा करना, ये कितने न्यूनतम व्यक्ति होने चाहिए? 2 लोग बलवा करना कहा जाता है। लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं, जब 2 लड़ रहे होते हैं आपस में, जब एक दूसरे बहस करते करते बहस लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है तो इसे बलवा करना कहा जाता है। और इसमें कितने न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के बाद ये चेंज किया गया और 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये शब्द नए जोड़े गए थे। इसके बाद अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा संकेतक आय की असमानता समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो गिनी गुणांक, गिनी गुणांक को आय की असमानता समानता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? गिनी गुणांक का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है? शहरी आबादी के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में भारत की आबादी कितनी है? दूसरे नंबर पे है शहरी आबादी के मामले में दुनिया में भारत। ठीक है, शहरी आबादी के मामले में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सत्य नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कथन दे रखे हैं 2 और कथन 3 4 दे रखे हैं। चारों में से कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ABCD दे रखे हैं, इन्हें देखते हैं। पहला है, लोकसभा में विपक्ष का नेता केंद्रीय सूचना आयोग को नियुक्त करने वाली समिति का सदस्य होता है। तो ठीक है, ये सही है, विपक्ष का नेता ही इस समिति का सदस्य होता है। दूसरा दे रखा है विकल्प, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12/10/2005 को किया गया था। ये भी सही है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में ही किया गया था। इसके बाद अगला है, श्री राजीव माथुर वर्तमान मुख्य सचिव सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। राजीव माथुर मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, और इस समय के सूचना आयुक्त जो भी मुख्य हैं या अन्य सूचना आयुक्त हैं, सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप इसको अपडेट कर लेंगे अपने एग्जाम टाइम के हिसाब से। इसके बाद अगला ऑप्शन है डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है, क्या? केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, श्री राजीव कुमार माथुर वर्तमान सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम भी ऐसे ये नहीं थे तो ये गलत था। तो इसी तरह से, लेकिन ये क्वेश्चन है कि आप वर्तमान मुख्य सूचना आयोग को याद कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब
खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? रात्रि अंधत्व। जब हरी सब्जियां आप नहीं खाते हैं तो रात्रि अंधत्व, ठीक है, ये हो जाता है, रात में आपको दिखाई नहीं देता है, जिसे रतौंधी कहते हैं, ठीक है। अगला रात्रि अंधत्व, ये नाम याद रखेंगे आप, ये रतौंधी का चेंज करके नाम लिखा गया है जिससे बच्चे कंफ्यूज हों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान भारत और किस दूसरे देश के बीच अंग प्रत्यारोपण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये स्पेन के साथ हुआ था, लेकिन ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप इस समय की जो भी महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, जहाँ भी आपके जो भी इंपॉर्टेंट डील्स हैं जो विदेशों के साथ हुई हैं, उन्हें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, पहला दे रखा है, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है। ठीक है, आप किसी भी जो वैध नहीं है, अवैध अवैध अगर किसी छवि का या किसी फोटो का आप उसे वायरल करते हो तो ये कैसा है? अवैध है, लीगल है। इसके बाद दूसरा है, उपयुक्त किसी भी ऐसे छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप में धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। तो ठीक है, ये दोनों ही कथन इसमें इसके अनुसार हैं। ठीक है, 1986 के अधिनियम के अनुसार ये क्या है? स्त्री अशिष्ट रूपण, ठीक है, अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम के अनुसार ये दोनों ही कथन कैसे हैं? दोनों ही सही हैं। ठीक है, उसमें दे रखे हैं, उसी के अनुसार हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? तो कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? अल्जीरिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश। ठीक है, तो आप जो वैश्विक रूप में, वैश्विक तो मतलब विश्व लेवल पे, आपके वर्ल्ड लेवल पे जो भी सबसे बड़ा, सबसे छोटा या इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अच्छे से तैयार करके जाएं। इसमें फैक्चुअल डाटा ही पूछा जाता है, आपको मूल विधि अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की धारा 352(6) के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए? संविधान की धारा 352(6) के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए? दे रखा है, एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हों और मतदान करें तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हों। ठीक है, तो जब भी आपातकाल का जो आपातकाल लगाने की स्थिति आती है तो सदन में अगर ये विचार रखा जाता है तो वो बहुमत से 2/3 बहुमत से प्राप्त, मतलब 2/3 बहुमत उसमें होना चाहिए, इस तभी वो पास होगा, तभी वहाँ पे आपातकाल लगाया जाएगा। किसके अनुसार? धारा 352(6) के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा से संविधान से संबंधित अनुच्छेदों से सही ढंग से मेल खाता है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद और उनमें क्या दे रखा है ये दिया हुआ है। न्यायपालिका से कार्यकारी का पृथक्करण, अनुच्छेद 47। ठीक है, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, अनुच्छेद 43A। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49। तो इसमें केवल अनुच्छेद आर सही है। इसमें क्या दे रखा है? अनुच्छेद आर में अनुच्छेद 49, केवल आर सही है। अनुच्छेद 49 इसमें क्या दे रखा है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। मतलब राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो जो भी स्मारक हैं, जो भी स्थान हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना किसका कार्य है? ये एक जिम्मेदारी है, किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी? स्टेट की। ठीक है, तो राज्य इसके लिए जिम्मेदार है कि वो उनकी रक्षा करेगा और उनका संरक्षण करेगा, किनका? स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 49 में दे रखा है। बाकी का जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ये जो अनुच्छेद दे रखे हैं ये दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, तो केवल बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, केवल आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागपुर प्रस्ताव का उद्देश्य था भारत में सहकारी खेती को भावी कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा देना, जिसमें संपत्ति का अधिकार किसान के पास ही बरकरार रहेगा, लेकिन उनकी भूमि का उपयोग संयुक्त खेती के लिए किया जाएगा। किसानों को उनकी जमीन के अनुपात में लाभ में हिस्सा मिल जाएगा। यह प्रस्ताव किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव दिया था। क्या प्रस्ताव था, एक बार फिर से देखते हैं। नागपुर प्रस्ताव का उद्देश्य था भारत में सरकारी खेती को भावी पद्धति के रूप में बढ़ावा देना, जिसमें संपत्ति का अधिकार किसान के पास ही बरकरार रहेगा, लेकिन उसकी भूमि का उपयोग संयुक्त खेती के रूप में खेती के लिए किया जाएगा। किसानों को उनकी जमीन के अनुपात में लाभ में हिस्सा मिल जाएगा। ये प्रस्ताव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने कहा था कि खेती को संयुक्त रूप से करो, एक बड़े छोटे छोटे किसानों के प्लाट मिलाकर एक बहुत बड़ा एरिया बनाओ, उसमें खेती करो, और जिस हिसाब से उनका उसमें कंट्रीब्यूशन है,
जितना जितना एरिया है उनका, जितने बीघा ज़मीन या जो भी जितनी ज़मीन है उनकी, उसी हिसाब से जो उससे पूरी ओवरऑल इनकम होगी उसी हिसाब से उतना ही % उनको दे दिया जाएगा लाभ। तो ये योजना किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है। ठीक है, तो किसी ने हैक तो नहीं किया है, इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? अतिक्रमण संसूचक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है। इसका पता लगाने के लिए किसका? ऑप्शन ए सही होगा, अतिक्रमण संसूचन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? फाइल टिप्पणी। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। फाइल टिप्पणी है, ये सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी परिपत्र, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया डाटा या सामग्री, लॉग पुस्तिका, ये सब किसके? सूचना की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फाइल टिप्पणी इसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा से तरीके हैं? मतलब किस तरीके से हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ठीक है, एक तो ये, तो सिद्ध दुर्व्यवहार, अगर उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार या किसी भी मुकदमे में जो भी केस है उस पर सही निर्णय नहीं दिया है, तो अक्षमता मतलब उनके अंदर क्षमता नहीं है सही निर्णय करने की, तो इन आधारों पर उन्हें हटाया जा सकता है। और बाकी क्यों में दे रखा है, ऊपर वाला सही है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ का महाभियोग, तो ये दूसरा सही नहीं है, केवल पी के द्वारा, मतलब अक्षमता, दुर्व्यवहार और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनीय विधायिका है? तो एक सदनीय विधायिका कहाँ है? गुजरात राज्य में एक सदनीय विधायिका है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है, इसे वर्तमान पूंजी नाम से भी जाना जाता है। जो कार्यशील पूंजी होती है ये अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है और इसे वर्तमान पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? तो फाल्ट पर्वत। नीलगिरी पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? फाल्ट पर्वत। ठीक है, फाल्ट पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मदें जिस सूची में वे दी गई हैं उनसे सही तरह मेल खाती हैं? ठीक है, रेलवे कौन जो सब्जेक्ट है वो कौन सी सूची का है? समवर्ती सूची का दे रखा है इसमें। उसके बाद परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन संघ सूची दे रखा है, और डाकघर, बचत बैंक, ये राज्य सूची दे रखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं रेलवे कैसा है? समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। रेलवे कैसा है? संघ सूची का विषय है, समवर्ती सूची का नहीं है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन, ये कैसा है? ये संघ सूची का ही विषय है। डाकघर, बचत बैंक, ये कैसा है? ये भी राज्य सूची का विषय नहीं है। ये किसका है? डाकघर, जो आपका डाक विभाग है, ये भी संघ सूची का ही विषय है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल क्यू परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन, ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, रेलवे समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा से लोक सेवकों के संबंध में सत्य है? लोक सेवकों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद का अधिकार देता है। अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अगला कथन है, अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। तो क्या पूछा है? सेवकों, जो सिविल सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनके लिए कौन से सत्य हैं? तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, पी भी सही है, और अनुच्छेद 309 में भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, और 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जा सकता है। इन्हें निकाल नहीं सकता है उनका सुपीरियर अधिकारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है किसमें? कार्डियोलॉजी, दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? तो ये राज्य सूची का हिस्सा है। विकलांग है जो, ये क्योंकि दे रखा है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य की ये जिम्मेदारी है, राज्य की ही ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी असहाय व्यक्ति हैं उनके लिए व्यवस्था करेगा। तो ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। तो इसीलिए ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है कौन सा? विकलांग लोगों का, जो दिव्यांग हैं उनका ये सब्जेक्ट किसका है? राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? तो कौन थे? पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। ठीक है, तो ये तीनों थे। PQR तीनों सभी सही होंगे। ठीक है, ये सभी सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जनहित याचिका मामले में अदालत ने पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया है? ठीक है, तो जावेद बनाम हरियाणा राज्य, जावेद बनाम हरियाणा राज्य को अयोग्य ठहराया गया है। किस जनहित याचिका मामले में अदालत ने पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया है? जिनके बच्चे 2 से अधिक हैं जीवित, उनको अयोग्य ठहरा दिया गया है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य, ये बाद है एक उसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से बयान सही है? ठीक है, तो 2 कथन दे रखे हैं। पहला है, इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लोगों के अनिश्चितकालीन निरोध के अधिकार मिल गए। ठीक है, इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लोगों के अनिश्चितकालीन निरोध के अधिकार मिल गए। दूसरा है, इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना वारंट संपत्ति को तलाशने और जब्त करने के लिए वायर टैपिंग के अधिकार मिल गए। तो ये दोनों कैसे हैं? दोनों ही सही होंगे। ठीक है, दोनों कथन सही हैं। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप कोड और ऑपरेंड निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित हैं? तो ये मशीन लेवल भाषा से संबंधित हैं। मशीन लेवल भाषा से संबंधित हैं कौन से? ऑपकोड और ऑपरेंड। ठीक है, ये दोनों शब्द मशीन लेवल भाषा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भाषाओं को उन आरोहण क्रम में लगाएं जो भारत में पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। तो बंगाली, तमिल और कन्नड़। पहली भाषा कौन सी है जो सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली, उसके बाद तमिल बोली जाती है और उसके बाद कन्नड़ बोली जाती है। तो तीनों क्रम से ही हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो कि 21 दिसंबर 2017 को प्रथम पाली में फर्स्ट मीटिंग में जो एग्जाम हुआ था UPSI का, उसमें 40 क्वेश्चन जो GS के पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए। इसमें अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर संविधान के हैं और मूल विधि के भी, और उस टाइम का जो करंट अफेयर आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। इससे रिलेटेड मटेरियल को हम उपलब्ध कराते रहेंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएँ, क्योंकि ऐसा होता है 20-25% क्वेश्चन लगभग रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभार, तो उनको अच्छे से करके जाइएगा। बाकी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जिस पर आपको पिक्स के माध्यम से डेली करंट अफेयर के इश्यूज़ और डेली करंट अफेयर को वीडियोज़ के माध्यम से भी कवर कराया जाता है।